हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आर है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच रेज टू पावर इक्वल टू each raised to power equal to the corresponding stoichiometric coefficient represented by the balance chemical equation। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ये जो सपोज कर लो कि कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए मोल्स ऑफ ए है, ए स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स है, जो कैपिटल ए है उसका फॉर्मूला है स्मॉल ए is the, excuse me, ठीक है, स्मॉल ए जो ऐसे बी नंबर ऑफ स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स, बी इज़ द फॉर्मूला। तो जो इस लॉ के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ए रेज टू पावर इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट स्मॉल ए है तो ये स्मॉल है, ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कैपिटल बी, ठीक है, रेज टू पावर स्मॉल बी, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ये इक्वल टू के आ जाएगा, के इज द कांस्टेंट, ये के इज द कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट, तो के ए की पावर ए, बी की पावर बी, एंड ए बी आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ए बी जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, के इज द रेट कांस्टेंट। रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। तो जैसे ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी is directly proportional to A and B equal to KF। KF का मतलब है K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, F का मतलब फॉरवर्ड, A और B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। अब इसके A के आगे कुछ नहीं लगा तो 1 मानते हैं उसको, तो A की पावर A 1, B की पावर भी 1 है। अगर कुछ लगा होता 2 लगा होता तो फिर ए की पावर को हम 2 ऊपर लगा देते, ठीक है। ऐसे 2 बी के साथ 2 लगा होता है तो बी की पावर 2 लग जाता, पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ए की पावर 1, बी की पावर 1। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अब उल्टा बैकवर्ड मतलब सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी और डी से ए प्लस बी बनेगा, तो ऐसे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी है और इक्वल टू के बी। के बी इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इनटू सी डी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो के एफ ए बी के बी इक्वल टू के बी सी डी। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी बाय सी इंटू डी बाय ए बाय बी, ठीक है, इक्वल टू के एफ बाय के बी इक्वल टू के एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। के इज आल्सो कांस्टेंट, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लेट अस कंसीडर मोर रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए सिंपल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम जो के कैपिटल के है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही अब इसको थोड़ा सा जैसे, और ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, तो के सी किसको लिखें? के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम का, के सी सी की पावर सी, डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी, इक्विलिब्रियम रेट फॉर। अब रिएक्शन के लिए, अब एक्चुअल रिएक्शन के लिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। के सी इज इक्वल टू, ये देखो
इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स NO की पावर 4, देखो NO के आगे 4 लगा हुआ है, NO के आगे 4 लगा हुआ है, तो NO की पावर 4, वाटर के आगे 6 लगा हुआ है तो H2O की पावर 6, NH3 के आगे 4 लगा हुआ है तो NH3 की पावर 4, O के आगे 5 लगा हुआ है तो O2 की पावर 5। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स एनर्जी जी। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स एनर्जी जी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थर्मोडायनामिक व्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, अब डेल्टा जी क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। डेल्टा जी नॉट इज अ स्टैंडर्ड गिव एनर्जी, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होती है तो Q इज इक्वल टू KC, तो Q KC के इक्वल होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ये तो होगी जीरो तो ये इधर आ जाएगा, तो या ये इधर आ गया तो -RT हो गया, ln K इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाय RT, ये इक्वेशन होगी। अब दोनों की तरफ लॉग लेके एंटी लॉग लेके इसको बना देंगे, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, K इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर डेल्टा जी नॉट बाय RT। तो ये बन गई इक्वेशन, तो ये रिलेशनशिप बन गया। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, अब फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में लीच एटलर प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है लीच एटलर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ़ द सिस्टम अंडर द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज, तो अगर कोई इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसमें कोई चेंज किया जाए, क्या चेंज किया जाए, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, तब जो इक्विलिब्रियम है शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। तब कैसे शिफ्ट होता है, इन सच ए मैनर एज टू रिड्यूस और द काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए या दबाने के लिए वो चेंज अपने आप को इक्विलिब्रियम में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। जो भी चेंज हमने किया है उसको दबाने के लिए या कम करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए या उसको दबाने के लिए अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। पोजीशन कैसे चेंज करेगा, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बस दो ही पोजीशन है। मतलब जो इक्विलिब्रियम जहाँ पे बना हुआ है या तो उससे आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे A+B है, इक्विलिब्रियम है C+D, तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आगे हो जाएगा इस तरफ, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना तो इक्विलिब्रियम थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस यही दो पोजीशन है, या इक्विलिब्रियम आगे जाएगा या इक्विलिब्रियम पीछे आएगा। तो एग्जांपल समझते हैं कोई लेके, तो एग्जांपल समझ रहे हैं, व्हेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन of any of the reactant or product in the reaction, equilibrium is changed, the composition of the equilibrium जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की चेंज होती है तो कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा उसका इफेक्ट। तो ये इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ, तो एग्जांपल हम जैसे कोई भी जनरल एग्जांपल मैं देता हूँ, A+B बना रहा है C+D, ठीक है, तो ऐसे C+D बना रहा है A+B, तो इक्विलिब्रियम बन गया इनमें। अगर हम A को और डाल दें, A के मॉलिक्यूल और डाल दें, कि हमने डाल दिया A डाल दिया रिएक्शन में, तो अब वो जब A अमाउंट ज़्यादा होगी, A की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ A की अमाउंट कम हो जाए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा A आ गया तो उतना ही A जो है B के साथ रिएक्ट कर जाएगा
और सी और डी बना देगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर सी और डी में से सी की कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम सी की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे इस तरह। तो पीछे की तरफ सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बनाएंगे तो इक्विलिब्रियम थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम कम भी कर सकते हैं, किसी की कंसंट्रेशन कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सी की कंसंट्रेशन कम करें, सी की कंसंट्रेशन कम होगी, सपोज निकाल लिया सी, यहाँ से निकाल भी सकते हैं सी, तो अगर सी निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम अब उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ज़्यादा कैसे होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे ताकि सी और बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से। अब ऐसे ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा ये जो एग्जांपल है कंसंट्रेशन का, एग्जांपल जरूर देना है। यहाँ पे नोट्स में एग्जांपल नहीं दिया हो, बुक से देख लेने एग्जांपल, और एग्जांपल जरूर देना है ताकि समझ में आए। इसमें बहुत कम दिया हुआ है प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, सपोज यहाँ पे मैं जनरल एग्जांपल ही दूंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो ए प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, सपोज सपोज टू 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 ए है, टू बी है, टू सी है, टू डी है, नंबर ऑफ मोल इक्वल हो गए सबके। ठीक है, तो अब 4 मोल ही रिएक्टेंट के हैं, 4 मोल ही प्रोडक्ट के हैं, तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखना, जब नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ इक्वल है तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभाव कब पड़ेगा? जब नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं। नंबर ऑफ मोल अलग होने का क्या मतलब है? जैसे 1A 1B फॉर्म्स 2C 2D। ठीक है, 1A 1B फॉर्म्स रिएक्शन 2C 2D। तो अब ऐसे में क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स अलग हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 है और सॉरी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 2 है, प्रोडक्ट के 4 हैं। तो ये अब नंबर ऑफ मोल अलग हो गए। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आर डिफरेंट। जब डिफरेंट हो जाए तो ऐसे में क्या होगा? जब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ऐसे में प्रेशर जब इंक्रीज होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। जैसे ये है, अब ये यहाँ पे हमने पिस्टन लगाई है, इसको प्रेशर लगाया यहाँ पे, यहाँ रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम तो कम हो जाएगी लेकिन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर सपोज कर लो इतनी वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल थे, अब वॉल्यूम आगे कम कर दी हमने, इसको नीचे दबा दिया, वॉल्यूम आधी रहेगी लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे 100। तो इसका मतलब अब 100 मॉलिक्यूल के लिए अब जगह कम हो गई है, पहले से कम हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इंक्रीज कर गए। दस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस। तो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे कम होंगे उस डायरेक्शन में जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से जहाँ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ऐसे इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के अगर नंबर ऑफ मोल जैसा कि मैंने बताया था और ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट,
तो लो प्रेशर विल फॉरवर्ड विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया था 1A 1B इक्वल टू 2C 2D, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, प्रोडक्ट्स के ज़्यादा हैं, तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो लो प्रेशर जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया था ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट इंक्रीजेज, दस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेस, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं प्रेशर कम प्रेशर करना पड़ेगा, और इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर उल्टा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हाई प्रेशर इज फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे में प्रेशर को हाई रहना पड़ेगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। हाई प्रेशर इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उल्टा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई प्रेशर, अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है तो लो प्रेशर, अगर प्रोडक्ट्स कम है रिएक्टेंट ज़्यादा है तो हाई प्रेशर इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। याद भी रखना है, डायरेक्शन फॉरवर्ड रखनी है। तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना है। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, इनर्ट गैस डालने से क्या होगा, इफ़ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर एडिंग द इनर्ट गैस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और तो ऐसे में इनर्ट गैस डालने का कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। रीज़न, बिकॉज इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर तो चेंज करेगी या मोलर कंसंट्रेशन नहीं चेंज करेगी। तो द रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंजेस ओनली इफ द एडेड गैस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो वो क्योंकि इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी तो रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज ही नहीं होगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा इनर्ट गैस डालने से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर का क्या चेंज है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, या टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन में, या टेम्परेचर को हम कम कर सकते हैं। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम उस प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि अगर हम बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर कम किया है तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन उल्टा रखता है टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर कम होगा तो इक्विलिब्रियम ज़्यादा की तरफ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कम की तरफ जाएगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स के साथ हीट निकलती है, जैसे प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है। तो ऐसे में इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। जैसे ये रिएक्शन है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, लो टेम्परेचर स्लो डाउन द रिएक्शन। अब लो टेम्परेचर रिएक्शन को स्लो कर देता है तो इसलिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें हीट यूज़ होती है, निकलती नहीं है, यूज़ होती है, ऐसे में इंक्रीज इन टेम्परेचर वी शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में डालने के लिए।
टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कैटलिस्ट जो है दोनों की स्पीड इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ बोथ, किसके? फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड में जा रहा है जो रिएक्शन उसकी भी, बैकवर्ड में जा रहा है उसकी भी, टू द सेम एक्सटेंट, सेम इंक्रीज कर देगा, फॉरवर्ड की भी बैकवर्ड की भी। तो दोनों तेज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहीं नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम वहीं पे रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्योंकि फॉरवर्ड जितनी तेज़ी से आगे जा रहा है रिएक्शन उतनी तेज़ी से पीछे भी जा रहा है रिएक्शन। तो तेज़ी बराबर है, स्पीड बराबर है। अगर 60 की स्पीड से आगे जा रहा है रिएक्शन और 60 की स्पीड से पीछे जा रहा है रिएक्शन, तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।